हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ, वो भी रुकमणी पब्लिकेशन के द्वारा यह निकाला गया है बुक, और बहुत ही बेहतरीन बुक है। बेहतरीन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन डाला गया है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे से टेक्निक और ट्रिक के साथ आप सीखने वाले हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा तो हम प्रतिदिन आपको 2 टाइम वीडियो डालेंगे। जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं और नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। दोस्तों देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। यानी टंकन जो मशीन होता है, जो टाइपराइटर होता है, उससे टाइप करना है। तो यहाँ पे देखिएगा यह कौन से फॉर्मूला पर जाएगा। तो आप जानते होंगे कि MDH मसाला के नाम सुने होंगे, यानी M1 गुने D1 गुने H1 और बटा में W1 बराबर होता है M2 गुने D2 गुने H2 बटा में W2। यहाँ पे देखिएगा कि M मतलब क्या होता है, मैन यानी आदमी, D फॉर डे यानी दिन, H फॉर आवर और W फॉर वर्क। तो यहाँ पे जिसका भी ज़रूरत होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ज़रूरत नहीं होगा यानी कोई चीज़ नहीं दिया गया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बोला गया कि 2 टंकक, यानी टंकक मतलब क्या, जो काम करता है। तो आदमी भी काम करता है, मशीन भी काम करता है। तो यहाँ पे M से मशीन मान लेते हैं, यानी जो टंकन मशीन है तो कितना है, तो 2 है, 2 यहाँ रखेंगे, गुना। इसके बाद देखिएगा 5 मिनट में, समय यानी टाइम दिया गया 5 मिनट, दिन नहीं है तो दिन नहीं लिखेंगे, बटा में वर्क क्या होता है, तो 2 पृष्ठ टाइप करता है। तो 2 पृष्ठ जो टाइप कर रहा है वह इसका क्या है, वर्क है, तो यह नीचे लिखेंगे बराबर। हम लोगों से पूछा गया, जो पूछा जाता है बराबर के उस पार लिखना होता है। तो देखिए बोला गया क्या कि 10 मिनट में, कितना मिनट में, 10 मिनट में, यानी टाइम दे दिया 10 मिनट, 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए। अब कितना पेज टाइप करना है, वर्क कितना है, तो 20 पेज वर्क है। इसको टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी, यानी M2 निकालना है, M2 निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 10 से हम काटेंगे, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ए वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 10 टंकक की आवश्यकता होगी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आंसर आएगा। देखिएगा, आप जानते होंगे कि संख्या में अगर हम एवरेज से गुना करते हैं तो योग आता है, यानी टोटल होता है। क्या आता है, टोटल आता है। यानी संख्या में जैसे ही आप एवरेज से गुना कीजिएगा तो योग आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कितना है, 6 है, और एवरेज कितना है, 4.5 है। तो यहाँ पे दशमलव जब हम हटाते हैं तो बटा में 10 हो जाएगा। 5 से 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27, यानी 27 इसका क्या आ गया, तो योग आ गया। अब हम लोगों को बोला गया कि इन संख्याओं के जोड़ को, जोड़ आ गया कितना, 27। इन संख्याओं के योग को 3 के वर्ग से विभाजित किया जाता है, यानी 3 के स्क्वायर से विभाजित किया जाता है। तो 3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। इससे विभाजित किया जाएगा तो कितना आएगा, तो 9 तिया 27 यानी 3 आएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं के बीच अंतर 1365 है, यानी 2 संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, तो 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेषफल 15 बचता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 2 संख्या है, हम यहाँ पे एक संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 1365 प्लस x। ऐसा इसलिए माने हैं क्योंकि हम लोग को दिया गया कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 1365 है। तो 1365 प्लस x में से एगो x घटाइएगा तो 1365 आएगा, यानी दोनों के बीच में अंतर 1365 का है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, स्वाभाविक है कि ये इससे यह बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या कितना, 1365 प्लस x। तो बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है और शेषफल कितना आता है,
तो 15 बचता है। हम लोगों से पूछा गया कि छोटी संख्या क्या है, यानी x का वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिएगा कि भाज्य कितना है, तो भाज्य ए वाला होता है 1365 प्लस x है। भाज्य बराबर इतना है, भाजक कितना है जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है तो x है, गुने भागफल कितना है तो 6 है, प्लस शेषफल कितना है तो 15 है। 15 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 1350 प्लस x बराबर 6x। एगो x इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5x बराबर हो जाएगा 1350। 1350 को 5 से काटिएगा तो 270 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 270। यानी छोटी संख्या निकल करके कितना आ गया तो 270, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 44,806। इससे बोला गया कि संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, जब हजार में बदलना हो तो सैकड़ा वाला स्थान को देखते हैं, जब सैकड़ा में बदलना हो तो दहाई वाला स्थान को देखते हैं, और जब इकाई में बदलना हो, दहाई में बदलना हो तो दहाई के स्थान को देखते हैं, इकाई के स्थान को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग को सैकड़ा में बदलना है, यानी हजार में बदलना है, तो सैकड़ा के स्थान को देखेंगे। अब सैकड़ा के स्थान को क्या देखा जाता है कि यह 5 से ज़्यादा है कि नहीं, यानी 8 जो है यह 5 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 5 से ज़्यादा है तो इसके आगे वाला में एक जोड़ करके लिखते हैं, और इसके आगे जो भी होता है सब 0 0 हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, क्योंकि यह 5 से ज़्यादा ये सैकड़ा के स्थान वाला अंक है। तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसका जितना अंक है सब 0 0 हो जाएगा, यानी 45,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आप जानते होंगे कि प्रथम 4 विषम संख्या कौन कौन होता है। तो विषम संख्या आपका 1 से शुरू होता है, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसका योग पूछा गया है, तो 7 5 12 3 15 1 16। ठीक है, अब देखिए 16 ऑप्शन में किस प्रकार दिया गया है, तो 4 के स्क्वायर के रूप में दिया गया है, यानी 4 के स्क्वायर 16 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2 गुने 3 प्लस 4 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हल्का सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि c गुने b प्लस सी बराबर क्या होता है, b प्लस ए या a प्लस b बराबर क्या होता है, यानी c इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है। इसका मतलब होता है कि c से a में भी गुना करना और c से b में भी गुना करना। ठीक है, तो c से a में गुना कीजिएगा तो a गुने c होगा, और c से b में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह देना है, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। अब c से b में गुना करना है तो b गुने c होगा, यानी इस प्रकार जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है, 2 से 3 में गुना करके, तो 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4। इस प्रकार आपका ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में एक अंक के बराबर होगा, यानी एक ही जैसा होगा। वह संख्या क्या है, यानी एक अंक के कोई संख्या है, तो सोचिए कि एक अंक के संख्या कौन होता है, 1 से लेकर के 9 तक के होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे बोला गया कि 1 से लेकर के 9 तक किसी भी अंक से या संख्या से गुना करेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो देखिएगा वह संख्या सिर्फ आपका 9 है। 9 में आप 1 से गुना कीजिएगा तब पर भी देखिए 9 आया, 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18, और 18 के दोनों अंकों को जोड़िएगा तब पर भी 9 आएगा। इसका देखिएगा 9 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27, और 27 के दोनों अंकों को जोड़ते हैं तब पर भी 9 आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 9 में हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, और 36 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 आ रहा है, एक ही जैसा अंक आ रहा है कि नहीं। फिर देखिए 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, और 45 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 5 4 9।
उसी प्रकार 9 में यदि 6 से गुना करते हैं, 9 छक 54, और 54 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो पर भी 9 आ रहा है। 9 में यदि हम 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 63 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तब पर भी 9 आता है। और 9 में हम 8 से गुना करेंगे, 9 8 72, और 72 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 9 में यदि हम 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81, 81 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तब पर भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब एक अंक के कौन सी संख्या है जिसमें 1 से लेकर के 9 तक गुना करने पर जो अंक आएगा, एक ही जैसा अंक आएगा, क्या करने के बाद, जोड़ने के बाद, उसके अंकों को जोड़ने के बाद एक ही जैसा अंक आएगा, तो वह कौन है, तो 9 है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड है, तो किसका गुणनखंड एक ही होगा, यानी एक से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बाई ऑप्शन हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 0 है, ऑप्शन ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 10 है, और डी में क्या है, 5 है। हम लोगों से बोला गया कि इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। न्यूनतम यानी मिनिमम 2 गुणनखंड होंगे, और मैक्सिमम में ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 0 को हम एक बार 1 गुने 0 कर सकते हैं, या फिर 0 गुने 1 कर सकते हैं। तो कम से कम इसका 2 गुणनखंड है कि नहीं, बिल्कुल है। 1 को देखिएगा तो 1 गुने 1 लिखिएगा, क्या इसका और लिखा जा सकता है कि दूसरे तरीके से, नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि 10 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 10, 2 गुने 5, 5 गुने 10 गुने 1, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बोला गया कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 कम से कम तो 2 है, अधिक से अधिक भी है। यहाँ पे देखिए इसको भी आप देखिएगा तो 1 गुने 5 या 5 गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम से कम ये सभी को, 1 को छोड़ करके बाकी बात सभी को कम से कम क्या है, 2 गुणनखंड है ना। तो किसका 2 गुणनखंड नहीं है, तो 1 का नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोगों से पूछा गया है, देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि n इंटू n प्लस 1 करेंगे, यानी लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n कितना हो गया, 25 गुने 25 आ 1 26। अब इसको गुना करेंगे, 25 छके 150 के 0 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 15 कितना हो जाएगा, तो 65, यानी 650। तो 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 650 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रथम n विषम लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400। तो ऑप्शन में किस प्रकार दिया गया है, तो 20 के स्क्वायर के रूप में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपये बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपये शेष रहते हैं। उसके पास आरंभ में कितने रुपए थे। अब यहाँ पे देखिए प्रारंभ में कितने रुपए थे उसके पास, तो माना कि 100 रुपया उसके पास प्रारंभ में था, जिसमें से क्या करता है कि जो शुल्क है प्रवेश शुल्क 1 रुपया वह दे देता है, यानी 1 रुपया दे दिया, इसका मतलब जितना पास उसके पास पैसा था उसमें से 1 रुपया निकल गया। और फिर क्या होता है कि वह आधा पैसा खर्चा कर लेता है, तो जो बच गया है उसका आधा पैसा खर्चा कर लिया, तो आधा तो बचा होगा, तो इतना का आधा इसके पास बच गया। अब क्या होता है कि बाहर जब निकलता है, यानी प्रवेश द्वार से बाहर जब निकलता है, तो 1 रुपया और निकलने का देता है, यानी निकलने का चार्ज है, यानी उसमें जाने का भी 1 रुपया चार्ज है, और अंदर गया तो खर्चा किया आधा,
है ना, तो आधा इसके पास बच गया है। फिर निकलने का 1 रुपया चार्ज है, तो निकलने का 1 रुपया चार्ज है, तो जितना पैसा इसके पास है देने के बाद और खर्च करने के बाद उसमें से भी 1 रुपया निकल गया। तो पहला स्टॉल पर इतना काम हुआ, पहला स्टॉल पर क्या हुआ, इतना काम हुआ। और फिर क्या होगा कि अब इसमें से फिर 1 रुपया दे देगा, 1 रुपया देगा। इसके बाद क्या करेगा कि वह अपने पैसा का आधा खर्चा कर देगा, तो फिर इतना का आधा बचेगा, और इतना का आधा बचेगा, इसमें से फिर बाहर निकलने का 1 रुपया खर्चा हो जाएगा। यानी तीनों स्टॉल पर वही काम होता है। तो इतना ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि फिर क्या होगा, तो अभी इतना रुपया बच गया है। अब गया कहाँ, यह तीसरा स्टॉल पर, और तीसरा स्टॉल पर गया तो फिर 1 रुपया यह दे देगा उसको, यानी एंट्री करने का 1 रुपया देगा। और एंट्री करने का 1 रुपया दिया, अब जो बच गया है उसका फिर क्या करेगा, तो यह आधा पैसा खर्चा कर देगा, तो आधा बच गया इसके पास, आधा पैसा इसके पास बचा हुआ है। और फिर क्या करेगा कि इसमें से 1 रुपया फिर बाहर निकलने का दे देगा। और जब बाहर निकला है तो इसके पास कितना रुपया है, तो 3 रुपया है। तो देखिए बाहर निकला है तो इतना रुपया बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है 3 रुपया, दोनों बात यहाँ से क्या हो गया, तो बराबर हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि जब हम क्या करते हैं कि उल्टा आते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब आपको उल्टा समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, थर्ड स्टॉल से सेकेंड स्टॉल में आएंगे, इसके बाद फर्स्ट स्टॉल में आएंगे, तो फर्स्ट स्टॉल में जितना पैसा लेकर के गया था वो चीज़ निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि थर्ड स्टॉल में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आधा पैसा खर्चा किया, यानी हम लोग क्या किए कि 1/2 से भाग दिए हैं। तो उल्टा जब जाएंगे तो आप जानते होंगे कि भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है, और गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1/2 से गुना किया गया था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि भाग करेंगे, तो 2 से गुना होगा। अब सोचिए कि 3 रुपया वह उसके पास बचा हुआ है, अंतिम में कितना बचा हुआ है, 3 रुपया बचा हुआ है, और 1 रुपया वह दिया था जाने का अंदर में। तो 1 रुपया अंदर जाने का दिया था, तो इसके पास कितना रहा होगा, 4 रुपया रहा होगा। 4 रुपया का यह क्या किया था कि आधा पैसा खर्चा कर दिया था, है ना, तो इसके पास कितना पैसा था, 2 गुना। और 1 रुपया और निकलने का दिया था बाहर, तो निकलने का दिया था तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम लोगों को पूरा रुपया अब खर्च नहीं करना है, अब खर्च वाला को क्या करना है, वहाँ तक ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, देखिए 3 और 1 4, आई गुना का चिन्ह है तो गुना का काम सबसे पहले होगा। तो 4 दूनी 8 और 1 9। इसका मतलब तीसरा स्टॉल तक इसके पास कितना रुपया था, तो 9 रुपया था। यही काम दूसरे स्टॉल में हुआ होगा, यानी 9 रुपया था, जिसमें से क्या किया, 9 से ज़्यादा रुपया था, 9 से ज़्यादा रुपया था, जिसमें से क्या किया है कि 1 रुपया वह दिया है प्रवेश शुल्क। तो प्रवेश शुल्क दिया है, घटा था वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी बैक जाएंगे तो उल्टा काम करेंगे। वहाँ पे घट रहा था, यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए इतना रुपया, फिर क्या किया कि आधा पैसा खर्चा कर दिया, तो जब नहीं खर्चा किया होगा तो 2 गुना रहा होगा इसके पास पैसा। और 1 रुपया फिर बाहर निकलने का देता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 रुपया ऐड कर देते हैं। तो 9 1 10, 10 दूनी 20 और 1 21 रुपया। 21 रुपया कब है, तो दूसरे स्टॉल में, यानी दूसरे स्टॉल में जाने से पहले उसके पास 21 रुपया था। ठीक है, अब देखिए कि दूसरा स्टॉल से हम लोग कहाँ आएंगे, पहला स्टॉल में आएंगे। तो पहला स्टॉल में क्या था, 21 रुपया उसके पास था, जिसमें क्या किया, 21 रुपया से ज़्यादा रुपया था। इसमें से क्या हुआ कि 1 रुपया वह दिया था तो माइनस हुआ था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए कि आधा पैसा वह खर्च कर देता था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और 1 रुपया बाहर निकलने का देता है, तो 1 रुपया हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पहला स्टॉल में जितना रुपया लेकर के गया था वह मेला में, उतना रुपया यहाँ से निकल जाएगा। तो 21 1 22, 22 दूनी 44 और 1 45, यानी 45 रुपया शुरू में उसके पास था, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक बंदर गोलाकार खंभे को 21 मीटर ऊंचा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा,
12 नंबर, एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, यानी एक खंभा है, गोलाकार खंभा है जिसका ऊंचाई क्या है, जिसका ऊंचाई हाइट जो है वह 21 मीटर है, 21 मीटर है। खंभा का ऊंचाई 21 मीटर है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट में क्या होता है कि 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी क्या होता है कि एक मिनट में, यानी पहला मिनट में क्या होता है कि 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो सोचिए कि 2 मिनट में कितना चढ़ाया, 2 मिनट में कितना चढ़ा, 2 मिनट में यह 3 मीटर ही चढ़ा, 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पाया, क्योंकि पहला मिनट 6 मीटर चढ़ा है और दूसरा मिनट चढ़ा नहीं है बल्कि फिसल गया, तो 3 मीटर फिसल गया है तो 3 मीटर चढ़ा, यानी प्रत्येक 2 मिनट पर 3 मीटर चढ़ता है। अब देखिए, बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जितना से हम इसमें गुना करेंगे उतना ही से इसमें गुना करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हम 5 से गुना करते हैं तो इसमें भी 5 से गुना करना होगा, तो 5 दूनी 10, 10 मिनट में बंदर कितना चढ़ा, तो 15 मीटर चढ़ा, ठीक है। और अगला मिनट क्या करेगा, अगला मिनट क्या करेगा कि 6 मीटर चढ़ेगा, तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए, 6 मीटर। तो देखिए 10 आए कि 11, 11 मिनट में 21 मीटर चढ़ गया और 21 मीटर का ही खंभा है, इसका मतलब 11 मिनट में यह ऊपर चढ़ गया शीर्ष पर। अब सोचे कि शीर्ष पर चढ़ गया तो अब काहे फिसलेगा, अब तो नहीं फिसलेगा, यानी 11 मिनट में क्या हुआ कि खंभा पर चढ़ गया कौन, बंदर। यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 11 मिनट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा और चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि n क्या है, माना कि n झुंड की संख्या, यानी एक झुंड में कितना गाय हैं ये चीज़ है। इतना का आधा मिलता है पहले बेटा को, तो आधा कर दिए। इसके बाद दूसरे को मिलता है 1/4, दूसरे को मिलता है 1/4 यानी n/4, यानी n का 1/4 तो n/4 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा को मिलता है 1/5 हिस्सा, यानी n का 1/5 यानी n/5, और चौथा को मिलता है कितना, तो 7 गाय मिलता है, तो 7 गाय यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला को इतना गाय मिला, दूसरा को इतना, तीसरा को इतना और चौथा को इतना मिला है, ठीक है। सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल गायों की संख्या हो गया, तो कुल गायों की संख्या इतना है, जबकि है कितना, n गाय, दोनों आपस में क्या हुआ, तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम सबका लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दाएं 20 यानी 10n प्लस 4 पचे 20 यानी 5n प्लस 5 चौके 20 4n प्लस 7 दूनी 14 140 बराबर क्या हो गया, तो n हो गया। 20 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो 10n प्लस 5n, 10 5 15 4 19n, 19n प्लस में 140 बराबर कितना, 20 में n से गुना करेंगे तो 20n होगा। 19n इधर से उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 20n में से 19n घटाइएगा तो एगो n बचेगा, n बराबर 140, n बराबर 140। इसका मतलब झुंड में 140 गायें थी और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेषफल बचता है। यानी 48 से भाग देंगे तो 38 शेषफल, 64 से भाग देंगे तो 54, 90 से भाग देंगे तो 80 और 120 से भाग देंगे तो कितना, 110 आता है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो क्या कीजिए, जो शेषफल आता है इसको घटा दीजिए, सबको घटाएंगे तो 48 में से 38 घटेगा 10, 64 में से 54 घटेगा 10, 90 में से 80 घटाइएगा 10, 120 में से 110 घटाइएगा तो 10।
यानी सर्वांतर जो आया, सर्वांतर जो आया वह कितना आया 10 10, यानी एक के जैसा आया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऊपर वाला का क्या करना है, एलसीएम निकाल करके, यानी एलसीएम माइनस अंतर। एलसीएम माइनस क्या होता है, अंतर होता है, यानी एलसीएम माइनस अंतर। तो इस सब का एलसीएम निकालिएगा 48 64 90 120 का, और उसका अंतर कर दीजिएगा क्या, तो 10 घटाना है। एलसीएम निकाल करके ये जो सर्वांतर आया यानी 10 आया है, 10 को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बाई ऑप्शन हम लोग बनाते हैं तो जल्दी यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2870, बी में है 2860, सी में है 2890 और डी में है 2880। 2880। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो आंसर होगा वह एलसीएम माइनस अंतर होगा। ये जो आंसर होगा वह एलसीएम माइनस अंतर होगा, यानी 10 घटा करके होगा। तो हम इसमें 10 ऐड करके लिखते हैं, तो 10 ऐड करेंगे तो 2880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड कीजिएगा तो यह 2870 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड कीजिएगा तो 2900 हो जाएगा, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2890 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि ये सबसे कट रहा है कि नहीं। जब हम यहाँ पे एलसीएम निकाले हैं और यहाँ पे अंतर किए हैं और फिर हम इसको योग कर देंगे एलसीएम, तो यह जो आएगा एलसीएम वह इस सबसे कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9 दहाई 90, जो संख्या 9 और 10 से कटेगा वह 90 से कट जाएगा, है ना। तो 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग। तो 8 8 16 2 18 कट रहा है, 8 7 15 2 16 नहीं कटेगा, ये गया। 8 7 15 2 17, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 8 7 15 2 17, 17 तो नहीं कटेगा 9 से, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 9 2 11, क्या अंकों का योग 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसका देखिए डी में 8 2 10, 10 और 9 19 आ रहा है, जो कि 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है, यानी बढ़ते क्रम में लिखी गई है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हम 4 अभाज्य संख्याएं ए बी सी और डी मान लेते हैं। 4 संख्याएं मान लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि अंतिम संख्या हम लोगों से पूछा गया है या प्रथम पूछा गया है। तो देखिए प्रथम पूछा जाए, बीच वाला पूछा जाए, या फिर तीसरा पूछा जाए, या फिर चौथा पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए प्रथम 3 का गुणनफल यानी ए गुने बी गुने सी बराबर कितना है, तो 385 है। और अंतिम 3 का गुणनफल यानी बी गुने सी गुने डी बराबर क्या, तो 1001 है, ठीक है। अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, और दोनों को भाग दे देते हैं, दोनों को एक दूसरे में भाग दे देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कैंसिल हो गया तो इधर भी कैंसिल होगा कुछ ना कुछ। तो 11 से 11 33, 11 5 55, 11 से 11 9 99, 11 कम 11, 7 से 7 5 35 और 13 7 91, यानी ए बराबर 5 आ गया और डी बराबर क्या आ गया, तो 13। यानी पहली संख्या कोई पूछेगा तो 5 हो जाएगा, अंतिम संख्या पूछेगा तो 13 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है प्रथम संख्या क्या है, तो 5 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अगर बीच का संख्या पूछ दिया जाए तो यहीं पे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए बीच वाली संख्या यदि पूछा जाए, जैसे b का वैल्यू पूछ देगा या फिर c का वैल्यू पूछेगा, यानी दूसरी संख्या या तीसरी संख्या पूछेगा, तब इस प्रकार नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको अंतिम संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या इसमें यानी प्रथम संख्या पूछा है। यदि आपसे बीच वाली संख्या पूछ दिया जाए यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तब कैसे निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए 385 को आप तोड़िए, तो 5 से तोड़ेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 7 से 11 7 77, ये हो गया आपका। फिर 1001 को तोड़ेंगे तो देखिए 11 से 11 9 99, 11 कम 11, 7 से तो 13 7 91। अब यहाँ पे देखिए कि 4 संख्या है, इसको एडजस्ट करना है, यानी ए बी सी डी इस रूप में एडजस्ट करना है। तो सोचिए
कि ये दोनों में यह संख्या सम्मिलित होगा, यानी बी और सी जो होगा दोनों के लिए कॉमन होगा। तो हम लोगों से बोला गया कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो आप जानते हैं कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या होती है। तो ये 3 में और ए वाला 3 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 5 है। ए बराबर 5 हो गया। बी बराबर देखिए इससे ज़्यादा होगा यानी 7, इसके बाद इससे ज़्यादा होगा तो 11, और इससे ज़्यादा होगा अंतिम में तो 13। देखिए प्रथम 3 का गुणनफल यानी 5 × 7 × 11 बराबर 385 आ जाएगा, और अंतिम 3 का गुणनफल यानी 13 × 11 × 7 बराबर 1001 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता कि बी का वैल्यू क्या होगा, यानी दूसरी संख्या तो 7 और तीसरी संख्या 11, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी, यानी 99 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, वह कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 42 76 7, बी में है 31 7 81, सी में है 21 18 7, डी में है 53 65 8। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जो संख्या 11 और 9 से कटेगी वही 99 से कटती है। तो जो संख्या 9 और 11 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया है और वीडियो भी डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या 9 से अवश्य ही कटती है। तो अंकों का योग हम लोग देखते हैं। तो देखिए 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 इसमें से हटा देते हैं तो 9 इसमें 4 बच जाएगा, यानी जैसे ही जोड़ करके 9 पुर गया उसको हटा दीजिए। ठीक है, 4 और 4 8, क्या 9 आया? नहीं आया, यानी योग जो है यह 9 नहीं आया, इसका मतलब ये संख्या होगा ही नहीं। इसमें देखिए 8 और 1 9, 7 और 2 इसमें से ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा इसमें, 1 और 1 2 आ रहा है, 9 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ए भी नहीं होगा। इसका देखिएगा कि 7 और 2 9, 8 और 1 9, 1 बच गया तब पर भी, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 इसमें से ले लेते हैं तो 9, या फिर 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27। क्या 27 जो है वह 9 से कट जाता है? तो बिल्कुल कट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 2 ऑप्शन टैली करता तब क्या करते हैं? 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 9 से ही क्या हुआ कि तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर उनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा, यानी चौथे स्थान पर होगा। यहाँ पे बोला गया है क्या कि अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो 0.5 8 40, यानी 0.80 लिख दिए। इसमें देखिए 0.60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, ये आ गया। 2 में 9 से भाग नहीं लगेगा, 0.20, 9 दूनी 18, 2 बचेगा 9 दूनी 18, इस प्रकार यानी इतना आएगा। इसके बाद 9 में 11 से भाग नहीं लगेगा तो 0.90 हो गया, 11 8 88, 2 बचेगा, 11 कम 11। इसका देखिएगा 0.30 हो गया, 8 3 24, 6 बचेगा 60, 8 7 56, इतना आ गया। अब आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोगों से पूछा गया कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ा लिखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? 0.81 किसके लिए? तो 9/11 के लिए। अब देखिए इससे छोटा कौन है? तो इससे छोटा है आपका 80 वाला, यानी 4/5। इससे छोटा कौन है? तो 75 वाला है, जो कि 75 वाला किसके लिए है? तो 6/7 के लिए। इससे छोटा कौन है? तो 37 वाला, यानी किसके लिए? तो
8 के लिए। इससे सबसे छोटा कौन है तो 22 वाला, किसके लिए तो ये हो गया 2/9। ठीक है, हम लोगों से पूछा है कि चौथा भिन्न कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा भिन्न कौन हो जाएगा तो 3/8 और यही सही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की थी। तो माना कि कुल यात्रा 1 किलोमीटर की थी, इतना का यह 2/15वां भाग क्या करता है तो रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। अपने यात्रा का 9/20वां भाग यह कार द्वारा तय करता है और शेष 10 किलोमीटर यह पैदल दूरी तय करता है। तो कुल दूरी यह कितना तय किया, तो सभी को हम जोड़ देते हैं तो कुल इतना दूरी तय किया विभिन्न माध्यम से, लेकिन दूरी तय करता है 1 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी कितना है 1 किलोमीटर। तो दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों कुल दूरी है। अब देखिए यहाँ पे कि इस सब का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए 2x/15 है, ये 9x/20 है, एलसीएम हो जाएगा 60। तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8x प्लस 20 तिया 60, 9 तिया 27x प्लस 10 से 60 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर x में गुना हो जाएगा 60 से, तो ये हो जाएगा 27 और 8 35x प्लस 600 बराबर 60x। अब देखिएगा 35x उधर जाकर के घट जाएगा तो 25x बराबर हो जाएगा 600। 25 से इसको काटिएगा तो यह 24 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 24 किलोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, यानी गुणक जो है भागफल का क्या है ये 10 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, भागफल में 10 से गुना करेंगे तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। इसका देखिएगा आगे बोला गया तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन, गुणक, यानी गुणक जो है शेषफल का ये 5 गुना है। तो शेषफल में 5 से गुना करेंगे तो बात बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या कि यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए शेषफल 46 है, शेषफल दे दिया कितना तो 46, तो यहाँ से गुणक निकल जाएगा। गुणक बराबर शेषफल के जगह 46 रखेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0, 5 के 20 और 3 23, 230 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि गुणक 230 आ गया, 230 को हम इससे काटेंगे तो यहाँ से यह भागफल 23 आ जाएगा। तो गुणक आ गया 230, ठीक है, भागफल आ गया 23, शेषफल मालूम है 46। तो आप जानते हैं कि गुणक किसको कहते हैं, भाजक, जिसे भाग देते हैं हम लोग, ठीक है, भाजक को गुणक कहा जाता है। तो हम लोगों से पूछा है भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना 230, भाजक गुने भागफल, तो भागफल क्या है तो 23 है, अब प्लस शेषफल कितना है तो 46 है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5, यानी 529। 23 के स्क्वायर क्या होता है 529, एक जीरो आ जाएगा इस पर, अब प्लस में 46, ये हो गया 6 9 4 13 के 3, 2 1 3, ये हो गया 5, यानी 5336 क्या निकल करके आ जाएगा तो भाज्य, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिएगा कि 675 कोई संख्या है, इसमें हम किससे गुना करें कि यह पूर्ण घन हो जाए, ठीक है, यानी क्यूब में आ जाए। तो 5 से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 से फिर लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, 3 से 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। आप जानते हैं कि किसी को क्यूब में लिखने के लिए यानी घन में लिखने के लिए 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो 3 जो है वह 3 के जोड़ा में आ गया, जबकि 5 जो है वह 2 ही गो है। एक 5 और होता इसके गुणनफल में, यानी इसके गुणज में 5 एक और होता तो क्या होता, ये संपूर्ण घन हो जाता है कि नहीं।
तो पूर्ण घन बनाने के लिए किससे इसमें गुना करना पड़ेगा? तो एगो 5 का कमी है तो 5 से इसमें गुना कर देंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि उन 3 क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए वह 3 क्रमागत संख्या कौन सी है जिसका योगफल दिया हुआ है और गुणनफल निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब किसी भी संख्या का चाहे जितना भी संख्या रहे उसका योगफल आपको दिया हुआ रहे तो यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस संख्या तक पहुँच सकते हैं। कैसे? तो देखिए बीच वाली संख्या या माध्य, जब भी आपको माध्य भी निकालना हो या फिर बीच वाली संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? योग बटा संख्या करेंगे। क्या करेंगे? योग बटा संख्या। तो योग कितना है? 15 है और संख्या कितना है? तो 3 है। तो 3 × 5 = 15, यानी बीच वाली संख्या कौन आ गया? 5। ये आ गया बीच वाली संख्या। तो देखिए बीच वाली संख्या 5 है और 3 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब इससे एक छोटा होगा तो 4 होगा और इससे एक बड़ा होगा तो कितना होगा? 6 होगा। ये 3 क्रमागत संख्या हो गया। अब इसका गुणनफल पूछा है तो गुना कर दीजिए। 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 12, 120। आपका आंसर आ गया कितना? 120। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी बैग में चढ़ाए गए हैं। अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए हैं, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में से प्रत्येक का भार क्या है? तो माना कि 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार x किलोग्राम है। तो सोचिए कि बक्सों की संख्या में हम एक बक्सा के भार से गुना कर देते हैं तो कुल 50 बक्सों का भार निकल जाएगा। तो देखिए 50 बक्सा है और एक बक्सा का हम मान लेते हैं x किलोग्राम, ठीक है। तो 50 x किलोग्राम हो गया 50 बक्सा का कुल भार। फिर बाद में बोला गया कि 5 बक्सा ऐसा चढ़ाया गया जिसमें एक बक्सा का भार कितना है? 105 किलोग्राम। तो 105 × 5 बक्सा इतना किलोग्राम, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो यह 55 बक्सों का कुल भार हो गया। जिसके कारण क्या होता है कि 55 बक्सों का औसत भार जो हो जाता है वह 95 किलोग्राम हो जाता है। तो आप जानते हैं कि औसत दिया हुआ रहे और संख्या दिया हुआ रहे, दोनों को गुना करेंगे तो कुल भार होगा। तो 55 × 95 यह कुल भार है। ये भी आपका 55 बक्सों का कुल भार है और ये भी 55 बक्सों का कुल भार है। दोनों बात इसलिए यहाँ पे बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 50x + 5 से गुना करेंगे तो 525 हो जाएगा बराबर। इसको गुना करेंगे तो 50 25 के 5, 9 × 5 = 45, 50 25, 45 25 हो जाएगा आपका 70, 70 2 72 के 2, 9 × 5 = 45, 45 और 7 52, 5225 किलोग्राम। अब देखिएगा यहाँ पे कि 525 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 50x बराबर हो जाएगा 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 12 में से 5 घटेगा 7, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेगा तो 5 × 9 = 45 और 5 × 4 = 20, यानी x बराबर हो जाएगा 94 किलोग्राम। यानी पहले 50 बक्सा का प्रत्येक बक्सा का भार कितना था? तो 94 किलोग्राम, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाजित है? देखिएगा 65 से विभाजित होना चाहिए, वह कौन है इसके निकट? तो 75,070 के निकटतम होना चाहिए। इसमें क्या करना है आपको? 65 से भाग देना। भाग दीजिएगा तो एक बार में 65, ये हो जाएगा आपका 10, 0, एक बार में 65, 5 आएगा, 9 में से 6 घटेगा 3, इसके बाद फिर 7 आएगा, 5 बार में 50 25 के 5, 6 × 5 = 30 और 2 32, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में से 3 घटेगा 0। अब यहाँ पे देखिए किसको उतारना है? तो 0। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में लगाएंगे, 5 × 4 = 20 के 0, 6 × 4 = 24, 24 और 2 26, 0, 12 में से 6 घटेगा 6,
अब यहाँ पे समझिएगा कि 60 आ गया, तो देखिए यहाँ पे कि 75,070, यहाँ से दो कंडीशन आता है। एक कंडीशन यह है कि हम 60 घटा लेते हैं इसमें से, तब पर भी यह संख्या कटेगा, क्योंकि फालतू में 60 आ रहा है। तो एक्स्ट्रा में जो 60 आ रहा है इसको हम घटाएंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ से आ जाएगा, एक कटने वाला किससे, 65 से, तो 60 घटाइएगा तो 75,010 हो जाएगा, 75,010 हो जाएगा। ठीक है। एक कंडीशन और है कि सोचिए कि 60 इसके पास है, 5 और ऐड हो जाएगा तो 65 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 हम इसमें ऐड कर देते हैं तब पर भी कटेगा, यानी 75,075 हो जाएगा। तो सोच के देखिए कि 75,070 के निकट कौन होगा। तो सोचिए कि इससे 60 कदम पीछे आएंगे तब ये मिलेगा, जबकि 5 कदम आगे जाएंगे तो ये मिल जाएगा। इसलिए सबसे निकट कौन हो जाएगा, तो 75,075, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। जैसे ही हम किसी संख्या में 21 को जोड़ते हैं, वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। दोनों बात यहाँ से बराबर, इसको उधर ले जाके घटा दीजिए, इसको इधर ला करके जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 28। 2 से काटेंगे, 14 दूनी 28, x बराबर क्या हो गया 14। और यही चीज़ हम लोगों से पूछा गया था, वह संख्या क्या है, तो x है, x बराबर 14, यानी 14 संख्या हो गया इसका। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि यदि एक टंकक को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में टंककों की ज़रूरत होगी। कितना टंकक की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखिएगा कि एक टंकक कितना है, तो एक ही टंकक है। 4 मिनट में एक पृष्ठ टाइप करता है, 4 मिनट में एक पृष्ठ टाइप करता है, वही MDH वाला जो शुरू में आप पढ़े थे। अब यहाँ पे देखिए कि दोपहर 1 PM से 2 PM 1 घंटा ही है, और 1 घंटा बराबर आप जानते होंगे कि 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ से M2 निकालना है, यानी मशीन, दूसरा मशीन, यानी कितना करेगा, यानी कितना मशीन है जो कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में, तो 1 बजे से 2 बजे तक के कितना हुआ 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में 4 मिनट है तो उसको भी मिनट में बदलना पड़ेगा। बटा में कितना काम है, तो पहले एक पृष्ठ टाइप करता था, अब इसको टाइप करना है कितना 280, तो 280 यहाँ पे लिखेंगे, दोनों बात यहाँ से बराबर हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा 18 बार में, 18 छके 108। ठीक है, 18 बार में कट गया, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 से 4 में गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो कितना मशीन का जरूरत पड़ेगा, तो 72 मशीन का जरूरत पड़ेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते चलते जय हिंद।